अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, 14 मई को इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे और सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म आता है इंतखाबात को लेकर, इससे तो बज़ाहिर यही लगता है कि वफाकी हुकूमत को कोई भी परवाह नहीं है कि क्या नतीजा आएगा। सबसे पहले बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान इख्लाफात हैं, उनमें तकसीम है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वकला बरादरी में भी तकसीम है, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इख्लाफात की खबरें सामने आई हैं चीफ जस्टिस की हिमायत में और मुखालफत में। और अगर मईशत के हवाले से बात करें तो नए माली साल में भी कोई अच्छी उम्मीद नजर नहीं आ रही माशी हालात को लेकर, और डॉलर्स की अशद ज़रूरत होगी। लेकिन IMF को हम मुतमिन नहीं कर पाए, उनके जो अहदाफ हैं वो पता नहीं क्यों नहीं पूरे हो पाए, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जून में एक अवाम दोस्त बजट पेश करने जा रही है हुकूमत। अब देखते हैं कि IMF जो है वो इसकी अप्रूवल देता है या नहीं, इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है आबिद जुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। शुक्रिया, मेहरबानी जी। सर, ये आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? रिव्यू पिटीशन जो है वो कबूल होगा, असम्बलियां बहाल होंगी, या फिर सो मोटू जो है उसको जो उसका फैसला है वो वापस ले लिया जाएगा, या फिर इस तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहे हैं आप वज़ीर आज़म और जो वफाकी काबीना है उसके खिलाफ? क्या फ्यूचर में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बार मैं सदर हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, काउंसिल नहीं, तो प्लीज ये करेक्ट कर लीजिए आप। जी ठीक है। हमारी एसोसिएशन है और ये रेस्ट वो है हमारी हाईएस्ट बॉडी वकीलों की। देखिए, जो आपने बात की, देखें फैसला कोर्ट का आ गया है, वो आपको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो आपको मालूम है कंटेम्प्ट होगी या आइन शिकनी होगी। तो अब ये देखना है कि देखिए रिव्यू अगर आया, रिव्यू के मैंने जो सुना है कि रिव्यू के जबान तो उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की इस्तेमाल की। मैं तो समझता हूँ कि इनका इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था, जब उन्होंने कोर्ट की हुक्म मदूली की, पहले मार्च के फैसले की, पहले सदर के साथ मिलकर एक तारीख दी और फिर उसको खुद बदल दिया, फिर कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और फिर 4 अप्रैल का फैसला आया। तो ये तो खुद कोर्ट की बात शुरू से नहीं मान रहे। ये तो अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट तो रहे ही नहीं है, ये तो अंडर डिक्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं। और अब उन्होंने ऐसी जबान कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल की, उसने जैसे होता है बहती गंगा में सब अपने हाथ धो ले, पार्लियामेंट के अंदर भी तस्दीक की जा रही है विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट जुडिशरी की, तो उन्होंने कहा हम भी उसमें अपने शामिल हो जाएं। तो ये देखिए ना, ये इंडिपेंडेंट तो रही नहीं है। इफ यू अलाउ, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ सर, 2 फैसले आए और दोनों जो है वो नहीं माने गए, और अभी जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इन एनी केस जो है वो जस्टिस हैज टू बी डन, तो सर कॉन्सिक्वेंसेज और रेपरकशंस जो हैं, इस मुझे बताइए सर, ये होगा कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मुझे तो बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा। दरमियान में बजट आ रहा है और बजट वो कह रहे हैं कि हम कंटिन्यू कर देंगे या कुछ और तरीका कार करेंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। एहसन भोन साहब ने भी कल कहा था। देखिए, उनको एहसन भून साहब माशाल्लाह खुद ही वकील, अच्छी बात है उनकी कर रहे हैं, उनका दिस गोज टू शो कि कितनी उनकी वो इज्जत करते हैं इदारों की। उनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडाज होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के वो लॉ मिनिस्टर हैं, तो उनका अपना व्यू होगा। कोर्ट को नहीं करें बेशक, लेकिन कॉन्सिक्वेंस होंगे, उनके खिलाफ भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इस तरह की बातें करने से। और अगर नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस इम्प्लीमेंट, देखिए इम्प्लीमेंट अवाम कर देगी, आप फिक्र नहीं करें। कोई अगर ऑर्डर कोर्ट का होता है, कोर्ट ने ऑर्डर देना होता है। 14 मई का कोर्ट ने दिया हुआ है, तो फिजिकली तो हम नहीं देख रहे ना 14 मई को होते हुए। नहीं देखते तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सर वही पूछना चाह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? उसका कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होगी, उसके अंदर फिर देखेंगे क्या होगा जी। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर सर मैक्सिमम तो जो है वो कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट जो है वो वजीर आजम पे लगेगी या इट शुड बी ऑन द टोटल ऑल ऑफ द कैबिनेट? देखिए अगर कैबिनेट, क्योंकि देखिए वजीर आजम, अब हमारे यहाँ जजमेंट्स आ चुकी हैं कि वजीर आजम पे तो नहीं, सारी कैबिनेट ने उसको वो जो बात थी उसको अप्रूव किया, तो सारी कैबिनेट उसकी जद में आ सकती है जी। क्योंकि देखिए यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये है कॉन्सेप्ट। और बात का आइन भी हमारा कहता है द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, तो जो भी, क्योंकि कैबिनेट से वो सारी जो उनकी हुकुम उदूली है उन्होंने वहां से अप्रूव कराया हुआ है कैबिनेट को सामने की, जी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और नहीं कराएंगे तो फिर देखिए उसके अपने कोर्ट देख लेगी। लेकिन ये सब बातें कोर्ट के सामने आएंगी। अभी जल्दी है कहना कि कोर्ट किस तरह देखती है, किसको नोटिस इशू करती है। अच्छा, नहीं पूछना ये था सर, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दरमियान में, उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर ये पार्लियामान में जाएगी बात।
हर चीज पार्लियामान में चली जाती है, फिर 180 मेंबरान के साथ वो इत्मीनात का वोट ले लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो 2/3 मेजोरिटी बनती नहीं है। किसी भी सूरत ये मामलात नहीं बनते, और वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकते पार्लियामानी मामलात के अंदर, बल्कि वो कुछ और तरीकाकार सोच रहे हैं। ये सर सारी बातों को सोच के मुझे बताएं। ऑफ कोर्स आई एम इन द फेवर के सुप्रीम कोर्ट के यानी चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए, तो ये ना करके ये हठधर्मी करके ये कहां पहुंचेंगे सर? जनाब ये होना नहीं चाहिए, होंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। कोर्ट देखें, कोर्ट इन चीजों का देखें कॉन्सिक्वेंस, कोर्ट को नहीं देखना होता कि कॉन्सिक्वेंस उसके ऑर्डर माना जाएगा नहीं माना जाएगा। एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बात आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोर्ट की बात ना मानी जाए। अगर आप करेंगे तो आपका सिस्टम कोलैप्स होगा। अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो आपकी कौन बात मानेगा? तो ये सिस्टम आप भी उसके विक्टिम हो जाएंगे खुद। तो ये सोचना चाहिए क्योंकि कोर्ट भी इस सिस्टम का एक सुतून है। आप उसको कमजोर करके आप सरवाइव नहीं कर सकते खुद। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हम सरवाइव कर जाएंगे, इशू ये है कि कोर्ट ने देखना है कि उसके ऑर्डर की तामील होनी चाहिए। अगर कोर्ट की तामील नहीं होती तो फिर आप देखिएगा। अच्छा, ये तामील से मैं बाद में आता हूँ। सर ये बताइए कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है और पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, इन दोनों में फर्क क्या है, और दोनों फर्क के बावजूद दोनों में डिवाइड क्यों है? वो प्रो गवर्नमेंट चल रहे हैं, ये जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ चल रहे हैं, ये क्या तकसीम हो रही है सर? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, काउंसिल नहीं है, तो मैं उसका सदर हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइन कानून की बालादस्ती चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, किसी फर्द वाहिद के साथ नहीं खड़ी हुई। ये सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द चीफ जस्टिस, और जो बेंच फैसला जो आता है चीफ जस्टिस का नहीं होता, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हम खड़े हैं क्योंकि हम कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो ग्रुप कंट्रोल करता है, जो उसमें इस वक्त वहाँ अपेरेंटली रेगुलेटरी कैप्चर है, वो उसमें वहाँ बैठे हुए हैं। उनके अंदर उसके अंदर उनका एक व्यू है कि जी हुकूमत की जो बात है हम उसके साथ चलेंगे। यही बेसिक हमारा इख्तिलाफ है, और ये आईनी इख्तिलाफ है और कानूनी इख्तिलाफ है कि जी हम कहते हैं कि आइन की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास तशरीह करने का इख्तियार है, और जो जब तशरीह करते थे किसी कानून उसकी, वो सब पे बाइंडिंग होता है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 190 के तहत। ये सुप्रीम कोर्ट ही पावर देती है टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा सर, जब आप ग्रांट्स की बात करते हैं, जब जाहिर बात ये डिफरेंसेस आएंगे तो वो चाहते हैं कि जी हम लोग जो एक प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, प्रो लॉ, प्रो सुप्रीम कोर्ट ग्रुप है उसको किसी तरह फारिग कर दें और खुद कब्जा कर ले उसके ऊपर। लेकिन हम लोग और ये जो रैलियां ये मजीद मुतनाज़ नहीं करेंगी? क्या चीज, कौन सी रैलियां मैडम? सर ये जो अभी चीफ जस्टिस साहब के हक में भी जो एक जमात जो है वो रैलियां निकाल रही है, जिस पर आज उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने आइन के साथ आप खड़े तो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करें, किसी शख्सियत को सपोर्ट ना करें। नहीं, देखिए पॉइंट इज दैट रैलीज निकालना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आर्टिकल 17 और ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को हक देते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू टेक आउट रैलीज। ये तो एक आपका आईनी हक होता है जिसको रैली निकालनी है, जरूर निकालें। सर रैली के ऊपर आपको याद होगा कि आपको नवाज शरीफ साहब जो थे वो पिछली दफा वो लाहौर के थोड़ा सा मतलब उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया था, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो है वो उनको रिस्टोर करवाने के लिए उन्होंने पूरी कैंपेन कर दी थी, और यही जो क्या नाम है एतजाज एहसन साहब थे उस वक्त भी लीड कर रहे थे, और आज भी वो लीड कर रहे हैं। क्या उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को लीड किया जा रहा था, आज भी सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को लीड किया जा रहा है? तो सर डिवाइड है कहाँ पर, समझ नहीं आ रही। डिवाइड ये है कि देखिए उस वक्त जो थी, जो एक चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो मूवमेंट थी उसमें एक फर्क है। उस वक्त वो एक मिलिट्री प्रेसिडेंट थे आपके मुल्क के, मरहूम मुशर्रफ साहब, उसके खिलाफ एक मूवमेंट चल रही थी सर। इस वक्त फर्क यह है कि आपके यहाँ एक डेमोक्रेटिक ऑन पेपर कम से कम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक पार्लियामेंट है जो चल रही है, डेमोक्रेटिक रूल है। हाँ, एक मेजर पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, उसको बाहर रखा जा रहा है पार्लियामेंट से, या तो खुद चले गए या उनको आने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आपकी पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, लेकिन स्टिल डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन जो बात आ रही है कि कानून कोर्ट की बात माननी चाहिए और कोर्ट की बात मनवा ली जाएगी। आप ये अमेरिका में जब एक चीफ जस्टिस से कहा कि जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा,
और वहाँ अमेरिका में तो उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस साहब थे उसका आवाम करा देगी, फिक्र नहीं करो। वहाँ भी बहुत बड़े सदर आए थे जो बड़े पॉपुलर सदर थे, उन्होंने जब कोर्ट के हुक्म की कोशिश की ना मानने की, तो उन्होंने कहा मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं है, आवाम करा देगी इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रहा था सर, मैं बाकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा कि SCCBA ने क्या किया, SPCC ने क्या किया, PBC ने क्या किया, ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं। सर मुझे ये बताइए सर, ये जो बजट वाला मैटर है, थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, इंटरनल मैटर नहीं है ये मैटर, अब पॉलिटिकल, ये जिस तरह से हमारे वर्किंग में हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है, ये अब ये इंटरनल मैटर्स नहीं रहे, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है PBC जो हमें हमारे खिलाफ एक एक्शन ले रही है। इट इज नॉट, इट हैज नॉट बात शुरू हो गई है तो सर ये बताइएगा कि मुझे अब आपको सदर के ओहदे पे बहाल कर दिया गया था, हटाने की वजह क्या थी या चैलेंज करने की वजह क्या थी? देखिए, पहली बात है कि मैं सदर के ओहदे से कभी हटाया ही नहीं गया, तो मुझे कोई नहीं हटा सकता अल्लाह के फजल से। जी, वो जो आप लोग बहाली की बात कर रहे हैं, वो ये हुआ था कि हमारे को जो एक्स मेंबर्स हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दी और कर दिया। तो देखिए, सदर इलेक्टेड सदर को, मैं सिंध से इलेक्टेड सदर हूँ, मुझे कोई इस तरह से नहीं हटा सकता, सिंध की बारी है और कहीं और का सदर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन इश्यू ये है कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन हमने, क्योंकि उन्होंने उनकी शिकायत, उनके कुछ ग्रुप, उनके कंट्रोल लोग, कुछ हमारे एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये आप मानते हैं कि ये भी सब आपके मतलब बार काउंसिल्स के अंदर भी पॉलिटिसाइज तरीके से जो है ना मामला हो रहे हैं? का मेंबर हूँ, हमारा वहाँ भी डिवीजन है। हम लोग एक आइन के ऊपर वहाँ भी खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि मैं सदर सुप्रीम कोर्ट जरूर हूँ, लेकिन मैं आई एम आल्सो मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। अच्छा, तेजी से बताइए सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान में डिवाइड है या नहीं? देखिए, डिवाइड है, मतलब इन द सेंस डिवाइड इस तरह से है कि कुछ जजेस उनकी फीलिंग है कि मतलब कि इस तरह से केस को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उनके देखें लीगल ओपिनियन। अच्छा, आप बजट का सॉल्यूशन बताइए सर, विद अपॉलजी सर, मेरा टाइम क्योंकि बहुत कम है, बताइए बजट का क्या सॉल्यूशन होगा? कि बजट के ऊपर हठधर्मी जो मुझे समझ आ रही है वो इसलिए है कि ये चाहते हैं कि जो IMF ने उनको इंस्ट्रक्शन दी है वो इससे अगेंस्ट जाएं, वो चाह रहे हैं बिजली सस्ती कर जाएं, पेट्रोल सस्ता कर जाएं, पेंशन 15 से 20 कर जाएं, तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दें, अवाम खुश हो जाए। जैसे ही अवाम खुश हो जाएगी, हुकूमत से हट जाएं और सारा का सारा आने वाली हुकूमत पे प्रेशर आए। क्या कहते हैं? देखिए, वो तो उनकी, मुझे नहीं पता, सियासत मेरा इतना वो नहीं है, मतलब आप बेहतर जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली बता दीजिए सर, क्या तरीका कार है, कैसे करेंगे? बजट आ गया, हुकूमत किसकी होगी? अभी तो बातें कर रहे हैं कि IMF की, हम IMF की वजह से कर रहे हैं, अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो ये मुल्क का नुकसान करेंगे। अगर हम एक प्रोग्राम में हैं और हमने कुछ कमिटमेंट नहीं सर, बजट अब आ गया, मैं कानूनी तौर पे पूछ रहा हूँ, बजट आ गया, हुकूमत किसकी होगी? देखिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत बहुत शुक्रिया। आबिद जुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है साबिक मशीर वजारत खजाना डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड टू बी विद यू ऑन पास शो। सर, IMF प्रोग्राम के लिए कहा जा रहा है, अमेरिका से कहा जा रहा है कि वो अपना असर रसूख दिखाएं और हमें ये किस्त जारी हो, और उसके बाद जो एक बजट आने वाला है हमारा, तो उसमें भी कहा जा रहा है कि वो IMF की डिक्टेशन पर होगा। बजट कब आएगा और उसमें क्या देख रहे हैं आप? तो देखिए, एक तो पहली बात है कि IMF के अलावा पाकिस्तान के पास इस पर कोई चारा नहीं है। अगर हम पैसे कहीं से ले भी लेते हैं, चाइना ने हेल्प की है, वी हैव ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू चाइना। सऊदीया और UAE के भी पैसे जो है $3 अरब के करीब आ जाएंगे, बट उसके बावजूद IMF की स्टैंप ऑफ अप्रूवल बड़ी ज़रूरी है मल्टीलैटरल्स की फंडिंग को रिलीज करने के लिए। इसलिए मैंने तो हमेशा यही कहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जिसको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज था, जो आजकल आई थिंक क्राइसिस की सिचुएशन में है, उसके लिए IMF से पैसे लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो स्टैंप ऑफ अप्रूवल आपके वर्ल्ड बैंक के, आपके जो जनीवा के प्लेजेस हैं, आपके ADB के जो पैसे हैं, जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, और फिर सबसे बढ़ के जहाँ पे IMF प्रोग्राम इस वक्त रुका हुआ है, मैं आई कैन शेयर दिस विद यू, वो ये है कि आपको कुछ कमर्शियल फाइनेंसिंग लेनी है, वो कभी भी नहीं आप कर सकते बिकॉज आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत लो है। सो दैट इज वेयर वी स्टैंड विद द IMF। और अगर कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज किए जा सकें, अमेरिका बीइंग वन ऑफ देम, तो बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप उनको कन्विंस कर सकें। सर, इसको एक और पॉइंट को क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी बात हुई है, ये PDM कह लें या गवर्नमेंट पोल, मेनली नॉन लीग जो है, जिन्होंने ये फाइनेंस को स्ट्रक्चर करना है, उन्होंने, कई लोगों ने इस तरीके से ये बड़ी ओपन बात की है कि अगर IMF नहीं होगा तो क्या होगा। सो सर फरमाइएगा कि मेरा तो ज़ाती राय के मुताबिक जब तक अगर IMF नहीं होगा तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस नहीं होगा।
तो डॉक्टर साहब पहले तो आसान जो चीज़ है उसको देख लेते हैं। आसान ये चीज़ है कि 9th रिव्यू को कंप्लीट करें जो इस वक्त है। एक बजट ऐसा बनाएं जो IMF लार्जली एग्री करे। मैडम पहले पूछ रही थी वो कैसा बजट हो, वो बजट ऐसा हो कि जिसमें जो हमारा मालियाती खसारा है, जिसको आम फहम जबान में अंग्रेजी में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जितनी कमाई की हमने और जितना खर्चा किया वो उसको नीचे लाएं। IMF से इसका एग्रीमेंट हो और फिर 10th और 11th रिव्यू भी कंप्लीट हो जाए और आप जब जुलाई में खड़े हो तो ये सारी चीजें बिहाइंड यू हों। आई थिंक दिस इज द ईजियर पार्ट फॉर द कंट्री। अब लेट्स से कि अगर IMF नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर आई थिंक जो चाइनीज FM थे उनका विजिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को एक बड़ा जो कर्ज है वो वापस करना है चाइना को। तो और तो बड़ी कमर्शियल फाइनेंसिंग और कंट्री टू कंट्री फाइनेंसिंग है वो भी चाइना से आ सकती है। तो फिर ये होगा कि आप पैसे जो हैं चाइना से, सऊदी अरेबिया, UAE से और कुछ पैसे कमर्शियली शायद एट हायर रेट्स पिकअप कर सकते हैं और आप ये वक्त गुजार सकते हैं। अच्छा सर, ये यहाँ पे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अंडर द सी पैक जो है वो $59 बिलियन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कि किन किन जगहों से ये पैसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पे चाइना से जो सी पैक के लिए आ रहे हैं, इसको किस मद में इस्तेमाल किया जा सकेगा? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी समझना है कि ये प्रोजेक्ट मनीज होती हैं और ये ओवर द ईयर्स आती हैं। वो जो $58 बिलियन है उसका एक पर्चा लिखा गया है जिसपे चाइना ने ये कहा है कि आने वाले वक्तों में ये किया जा सकता है। अभी तो पाकिस्तान साइड ने उस पर्चे को मेरा ख्याल है देखना है, पढ़ना है। बट जो आज अच्छी बात हुई है वो ये है कि चाइना के जो FM है उन्होंने ये कहा है कि ML1 पे वी कैन मूव मोर स्विफ्टली। तो वहां $8-10 अरब का प्रोजेक्ट है। सो दैट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स और सारी पार्टीज उस पे एग्रीमेंट में हैं, क्योंकि PTI इसमें से क्लियर करना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट की अमाउंट होती है वो हम किसी बजट के अंदर तो नहीं डाल सकते उसको। यानी फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के ऊपर जो बात हो रही है, अब ये दरमियान में अगर मैं ये शो कर दूं कि मुझे 21 अरब रुपए चाहिए, तो मैं 21 अरब उनके प्रोजेक्ट की मद को मैं 21 अरब रुपए इलेक्शन में तो नहीं खर्च कर सकता। देखिए, जो प्रोजेक्ट मनीज है ना, वो उनकी फाइनेंसिंग जो रुपी की बनती है वो प्रोजेक्ट के लिए ही बनती है। सो वो उस तरह बजटरी सपोर्ट के पैसे नहीं होते। यू नो, वी शुड बी ऑलवेज क्लियर। जो 21 अरब देने हैं वो तो आपने बजट में से देने हैं, बजट का चाहे खसारा बढ़ा के देने हैं, बोरो करके देने हैं, वो तो कई तरीके होते हैं। या दूसरी तरीका उसको देने का डॉक्टर साहब ये होता है कि आप कोई एक्सपेंडिचर अपना PSDP का या कहीं और का वो कम करके फिर वो पैसे अरेंज करते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं, आप उसके थ्रू अरेंज करते हैं। सो वो एक बिल्कुल ही सेपरेट। अच्छा सर, आप मुशीर बराए खजाना रहे हैं, अब इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी इल्म में है, सारे ममालिक जो है वो इस बात के लिए तैयार हैं कि हमें वो ग्रांट्स देना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स हम सिंस फ्रॉम इंसेप्शन हम ग्रांट्स एंड लोन्स पर चले और आज तक हमने अपना एक्सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश ही नहीं की। और आज ईरान जो है वो हम देख रहे हैं कि कितनी बड़े एक्सपोर्ट बेस के साथ अपना बैठा हुआ है। इवन अफगानिस्तान के जो है वो स्ट्रक्चर हमारे से बहुत बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन हमें अब तक तवज्जो इस पर नहीं आ रही। सर मुझे ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल ये दरमियान में फंसा देते हैं मामला को, ये जो बजट का है, और इसको क्लैरिफाई नहीं करते कि इलेक्शन कब होने हैं, तो सर कौन सी हुकूमत, क्योंकि आप मुशीर बराए खजाना रहे हैं, तो इस टाइम के ऊपर कौन, इंटरिम गवर्नमेंट तो पेश नहीं कर सकती, तो कौन सी गवर्नमेंट पेश करेगी बजट को? इसमें 3 तरीके हैं फिलहाल। एक तो ये है कि जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वही बजट को प्रेजेंट करे, तो वो तो फिर आपको 1 साल का 12 माह का FY24 जो फिस्कल ईयर 24 है उसका आपको एक बजट मिल जाएगा और उसके अहदाफ सामने आ जाएंगे। ठीक है। अगर उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आ गई हो तो मेरा ख्याल है सूरत हाल हमारा जो आइन है उसके मुताबिक यूं होगी कि 3 महीने के एक्सपेंडिचर जो हैं वो अलाउ कर देगी इंटरिम गवर्नमेंट उन्हीं चीजों पे बेस्ड जो पीछे से चली आ रही हैं, ताकि ये चीजें जो हैं वो पूरी कर सके। दैट इज अ कंटिन्यूएशन। इस तरह के मैटर के अंदर कहते हैं कि जो पिछला बजट है वो कंटिन्यू हो जाता। जी, इसीलिए इस पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वही ये बजट पेश करेगी। तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत दयानतदारी से जो भी अहदाफ उन्होंने दिए हैं उस पर काम करें, क्योंकि आगे इलेक्शन भी होंगे, हुकूमत सब्सिडी देगी IMF के अगेंस्ट जाके। तो ये क्या जानबूझ के किया जा रहा है कि आने वाली हुकूमत के लिए? हमारे ईरान के सवाल को मैं थोड़ा सा और स्ट्रक्चर करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि जो बजट आगे सामने आने वाला है, आपको ये लगता नहीं है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी हिच और ग्लिच है वो ये है
कि ये सारे लोग चाहते थे कि खान साहब जो हैं वो 14 मई को चाहते हैं, और मैं आपसे कानूनी और वो बाकी बातें नहीं करता, लेकिन अब ये होगा कि जो बजट पेश किया जाएगा उसको अंडर द IMF इंस्ट्रक्शन ही पेश करना है ना सर। यानी सब्सिडी नहीं देनी, जहां बिजली बढ़ती है बढ़ानी होगी, पेट्रोल लेवी नहीं बढ़ा सकते, पेट्रोल की कॉस्ट जो है वो कम नहीं कर सकते, इसी तरीके से पेंशन का जो अमाउंट है वो 15 से 20 आप नहीं कर सकते, इसी तरीके से जो आप जो तनख्वाहें दे रहे हैं यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो लोड डाल रहे हैं वो नहीं कर सकते, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं उनकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो अब ये करना ये चाह रहे हैं, जो मैं आपके सामने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि वैलिड है इनवैलिड है। ये करना, ये बजट इसलिए पेश करके जाना चाहते हैं जो कि इलेक्शन ये जरूर करवाएंगे, ये सारी की सारी बिजली सस्ती करेंगे, सब्सिडी देंगे, 15 से 20% जो है वो एक्सपेंसिव ये पेंशनर्स को भी देंगे, इतना फायदा करेंगे कि आवाम जो है वो इतनी खुश हो जाएगी कि क्या शानदार बजट पेश किया है, और 1 लाख तक जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान करके और सारा का सारा मुद्दा इन पे डालकर चले जाएगी। व्हाट यू से सर? तो आपके दो अहम नुकात हैं जो आपने सामने रखे। एक तो ये कि मैंने हमेशा एक वर्ड यूज किया है कि पाकिस्तान में चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना मुश्किल है, बट कोई चार्टर ऑफ सर्टिनिटी तो करना चाहिए। इससे मेरा मतलब ये है कि ये सब सुलझे हुए लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, इनको एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, जो प्लेयर्स हैं इस सारी चीज में, एक लाए अमल ऑन दी इलेक्शन साइकिल तय कर लेना चाहिए। जो अनसर्टिनिटी है ये मुल्क को बहुत मुश्किल में रखे हुए है। आज आपको पता है, आपके जो बेहतरीन दोस्त हैं वो भी यही कह के गए हैं, चाइना को रेफर कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं तो पिछले 6 माह से डॉक्टर साहब ये बात कर रहा हूं, बट आई एम ग्लैड कि आज चाइनीज FM ने कही है, तो मे बी दैट विल हैव मोर वेट। और याद रखिए कि सबसे जो इस वक्त आपकी हेल्प को आया है उस वक्त भी जब IMF का प्रोग्राम इन वोग नहीं है, वो चाइना ही है, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो उनकी एडवाइस को हीड करें, चार्टर ऑफ सर्टेनिटी करें। अब आप आ जाइए कि ये मुश्किल तरीन बजट है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। मैं ये क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि एक तरफ एक हुकूमत है जो टाइम खत्म कर रही है, तो आपने जैसे फरमाया वो चाहती है कि ये एक रिलीफ ओरिएंटेड बजट हो। दूसरी तरफ IMF आपके साथ चल रही है, वो ये चाहती है कि आप रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट की तरफ आए। और तीसरी तरफ एक लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये ना भूलिए कि ये 2 प्लेयर्स तो अपनी जगह हैं, पर एक तीसरा प्लेयर है इसमें, वो है 240 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो यही तो माइनस है सर, यही तो माइनस है। ये दोनों हुकूमतें, ऑपोजिशन और हुकूमत, ये देख ही नहीं रही कि तीसरा जो पार्टिसिपेंट है वो अवाम है, अवामी को तो माइनस कर रहे हैं और अवाम को ये समझ ही नहीं आ रही। वो सिर्फ चटखारे वाली बातें सुन रहे हैं, वो जो हम बातें कर रहे हैं वो तो सुन ही नहीं रहे। सो हम किसी दिन बजट पे जरूर एक प्रोग्राम रख लेंगे, बट दिस इज माय व्यू, एंटी इन्फ्लेशनरी बजट होना चाहिए। बजट का फिस्कल का खसारा जो है वो 5% के करीब वापस आना चाहिए। बजट में जो पेंशन का रिफॉर्म है वो दिखाई देना चाहिए। बजट में जो डेट की एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है उसका रिफॉर्म दिखाई देना चाहिए। कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए। सो एक्सपेंडिचर साइड पे बहुत काम होना चाहिए। और दूसरी तरफ मुझे दिखाई देना चाहिए कि मैं उन सेक्टर्स को टैक्स करने को तैयार हो गया हूं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो, चाहे वो मरात उन तबकों से वापस लेना हो जो ये मरात नहीं डिजर्व करते, और आखिर में जो सब्सिडी है उसको टारगेट करें। तो सर आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं? आपकी ये जो तीनों बातें हैं, बल्कि मैं इसको अगर नेक्स्ट हम जो शो होगा उसके अंदर हम इस पूरे बजट को डिस्कस भी करेंगे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि ये पॉलिटिकल इगोइज्म जो है ये दोनों तरफ से चल रहा है? ये बजट इस तरह का, यानी इतना रिलैक्स किस्म का बजट दे जाएंगे जिसकी वजह से ये खुश हो जाएंगे और उसके बाद ये सारा मुद्दा आने वाले पे पड़ेगा। इसी तरीके से खान साहब ने जब पिछली दफा किया था कि टोटल सब्सिडी लगाकर जो है वो बिजली के ऊपर और पेट्रोल के ऊपर लेवी लगाकर चले गए थे, ईज आउट करके, और सारा का सारा बर्डन आने वाली गवर्नमेंट पे आ गया। तो ये पॉलिटिकल इगोइज्म कब तक चलेगी सर, फरमाइएगा। और इससे IMF का भी एतमाद का फुकदान होगा, और डेफिनेटली फिर वो IMF कैसे चलेगा हमारे साथ? मैं एक तो देखें, जो अगर हुकूमत को हमने फिर मशवरा देना हो तो एक मशवरा ये है कि आपके पास इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत बड़ी गुंजाइश है। ये 350 से 400 अरब का, इसको जितना मर्जी बढ़ाएं,
तो आपका जो रिलीफ का जो एफर्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। IMF भी इससे खाइफ नहीं होगा। ठीक है, दुनिया भी अप्रिशिएट करेगी कि आपने आपको पैसे नहीं दिए, बिग इंडस्ट्री को पैसे नहीं दिए, आपने पैसे उनको दिए हैं जो डिजर्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि पर आपको रूम फॉर मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम मिलेगा। लोगों का ये जरूर ख्याल है कि, और चाहती भी है हुकूमत, हर हुकूमत चाहेगी कि मेरे आखिरी 3 माह में इतना बड़ा रिलीफ दे के जाऊं कि लोग कहीं सस्ती हुई। बट बिलीव मी, आई थिंक रूम फॉर मैन्यूवरेबिलिटी इतना कम होगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खाकान डॉक्टर नजीब, खाकान साबिक मशीर वजारत खजाना हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। माहिर अफगान उमूर मीर वाइस खिलजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। सर हम कहते थे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। अगर देखें कि जगराफी, सकाफती, मजहबी तौर पर हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो लड़ाई झगड़े के बावजूद भी जो होता है बाद में एक दूसरे के बगैर पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो नहीं रह सकता। तो आप किस तरह से देखते हैं जो आगे जाके सह अफ्रीकी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो ये जो बदअतमादी का एक एलिमेंट है ये ख़त्म होता नज़र आ रहा है इन फ्यूचर में, क्या देख रहे हैं? देखिए पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाज़रीन को, और दूसरा हम इस इब्हाम से निकल जाएं कि जंग हमारी और अफगानिस्तान की। ये एक इंटरनेशनल जंग है। मैदान आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान है, मगर जंग हमारी नहीं है। ये नेचुरल रिसोर्सेज की जंग है। दो बड़ी ताकतों चाइना रशिया एंड अगेंस्ट यूरोप अमेरिका, उनके बीच की जंग है और मैदान यहाँ बना हुआ है। तो ये जंग तो पहले हमारी है ही नहीं, और अमन हमारी तरफ से आ ही नहीं सकता क्योंकि जंग ही हमारी नहीं है। ठीक है, तो पहले से अगर आप आपस में जितनी मर्जी बैठ जाएं, वो तभी मुमकिन है कि जब आपके पाकिस्तान के बड़े और अफगानिस्तान के बड़े वो दोनों मुल्क का सोचे और खित्ते का सोचे और किसी के लिए इस्तेमाल ना हो। ओनली देन इट्स पॉसिबल। तो जो स्पोक्स पर्सन साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरा वफद अफ़गानिस्तान से अगर आ रहा है, तो पाकिस्तान में किस चीज़ की मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं? अगर अमन की मुलाकात नहीं है और तिजारत नहीं है, इक़्तिसाद नहीं है, ये सारी सेकेंडरी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये तो तब हुआ करती हैं जब मामला तय हो चुके हों। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा कितना % ट्रेड होगा। उधर उनका डॉलर भी मुस्तहकम हो रहा है, उनकी मईशत भी बेहतर हो रही है, सारे मामलात बेहतर हो रहे हैं, और हम जो है वो 2% पर हैं। बांग्लादेश के ऊपर बात करते थे, जो हमारा ईस्ट बंगाल था वो टूट गया हमसे, तो लेकिन वो 96 पे हैं। तो किसी ने कहा कि अगर टोटल कर लें तो 98 बिलियन डॉलर पे हम चले जाती, बड़ी मईशत होती। अब हमारे साथ होने क्या जा रहा है सर? देखिए असल में मसला ये है ना कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल्स। एक वो टेबल जो दिखता है और एक वो टेबल जो रियल में होता है मगर दिखता नहीं है। जिस टेबल पे वो बैठने जा रहे हैं फॉर श्योर बिजनेस के मामलात भी तय होंगे, बट एक ऑफ द रिकॉर्ड जो मीटिंग होती है वो जरूरी मीटिंग वही होती है। इट्स नाउ इंट्रो। एक अफगानिस्तान मतलब पाकिस्तान में बैठ तो रहे हैं मगर ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंटरनेशनल। अमेरिका चूंकि डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता, डायरेक्टली डायलॉग भी नहीं सीख सकता, वहाँ पे डेमोक्रेसी उनको सवाल होते हैं और जवाब देना पड़ता है। तो यानी अगर मैं समझना चाहूँ तो यूं यानी टेबल पाकिस्तान ने लगाई है लेकिन बात हम नहीं कर रहे। नहीं, हम कर रहे हैं बट बहुत से लोग साथ मिलके कर रहे हैं, अकेले हम नहीं है। तो हम सहूलतकार के तौर पे कह सकते हैं बस। तो अमन कहाँ से आएगा सर? मुझे ये बताइए कि एक शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई आपके सामने अभी, गोवा में ऑफ कोर्स जाना चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, और इधर सिर्फ आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सियासी पार्टी है और लोगों का सारा जोश जज्बा एक ही की जगह है। वो यानी एक वेव चल गई है, उनको कोई लेना देना नहीं IR से, उनको कोई लेना देना नहीं फॉरेन ऑफिशियल्स से, उन्होंने जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का उनको आइडिया नहीं है और आगे मामलात कैसे चलने हैं। ये सारा का सारा मामला सिर्फ इस तरह चल गया कि उनको क्यों गए, क्यों जाना चाहिए था, सिर्फ उन्होंने क्योंकि ऑपोजिशन को टारगेट करना था। सवाल अब मेरा ये है कि एक तो जाना चाहिए था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारा चाइना जो है वो एक्सपेंशनिज्म की तरफ जा रहा है, वो ट्रेड जो है वो भारत जो है वो उससे बुरी तरीके से खौफजद है। और आपको पता है कि क्वाड्स का हिस्सा जो है वो भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। तो इस तरफ से अगर वो उन्होंने इस रीजन के अंदर अपने आप को चारों तरफ से उन्होंने इसको जो है वो नॉक किया हुआ है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान यानी उज़्बेकिस्तान और बाकी जगहों से तो हमें ट्रेड करनी है उधर से। तो जब मामलात ही बेहतर नहीं हैं तो ये हमारे सह अफ्रीकी मामलात के अंदर क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या डिस्कशंस होंगी?
आई विल जस्ट आस्क अ क्विक, आप विजिट बता रहे बिलावल भुट्टो का जो इंडिया जी में जी जी, visit किया, शंघाई की बात कर रहे थे जो गोवा में हुआ। तो इंडिया में ना सर, जी जी, इंडिया में। पहले सर मैं तो आपसे बिल्कुल मुखालिफ हूँ, मैं आई डोंट वांट माय फॉरेन मिनिस्ट्री टू बी देयर, अच्छा जी। बिल्कुल नहीं चाहता कि वो विजिट करे। हम्म, देखें, आप जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में होते हैं ना, आप अपनी इज्जत आपको कोई देगा नहीं, आपको इज्जत बनानी पड़ती है। ठीक है जी। वो उन्होंने क्रिकेट से आपको बाहर कर दिया, वो कहते हैं खुलेआम बबाल दोगल कहते हैं कि हमने आना ही नहीं है। इस सेट में जो कश्मीर का इशू हुआ है, इस तरह के इशू में उन्होंने कोई भी डायलॉग्स उसके रिगार्ड किए, कुछ नहीं, एंड स्टिल यू आर गोइंग, इट मींस यू आर शोइंग ऑफ कि आप घुटनों पे बैठ चुके हैं। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, मैंने भी 10-12 साल मुख्तलिफ ममालिक में जंग कवर किए हैं और रिपोर्टिंग की है। आई डोंट एग्री टोटली नहीं किसी देखिए भी सर, सूरत में उनको नहीं जाना चाहिए। डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो हम जो सेंटिमेंट और जज्बात तो नहीं लेकर आ सकते। ये शंघाई कॉरपोरेशन थी जिसके अंदर 8 ममालिक हैं। आज गोवा है, कल पाकिस्तान होगा, कल देखेंगे कि जब पाकिस्तान इसका रिप्रेजेंटेटिव होगा और हम होस्ट कर रहे होंगे, कल जब वो नहीं आएंगे और तब उनकी बातें देखी जाएंगी। कल उनके फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे बारे में क्या क्या, जयशंकर ने हमारे बारे में क्या क्या, अजीत देवल क्या बातें कर रहा है, हमें ये भी तो देखना है ना। तो और जवाब दे रहे हैं और हम किसी पॉइंट से हट नहीं रहे। और किसी आपके पिछले 4 साल के अंदर जो मैटर बना खान साहब की हुकूमत के अंदर, और उन्होंने जो है वो 370 लग गया, कोई बात नहीं हुई। तो हर फोरम के ऊपर मेरा ख्याल है कि हर फोरम के ऊपर आपको लगता नहीं है कि डिप्लोमेसी और आईआर हमें समझाता है कि आपको किसी भी फोरम पे अगर बात के लिए बुलाया जाए तो वो जैसी भी बात होगी आप अपने स्टैंड पे कायम रहकर कहीं पे भी बात कर सकते हैं। इवन के वज़ीर मुमलिकत हिना रुबानी खर ने भी इस पर वजाहत दी है कि ये कोई भारत का दौरा नहीं था, ये ऐसी इजलास में शिरकत के लिए हम गए और जिसको लीड जो है वो चाइना कर रहा है। फरमाइएगा सर। देखें, अगर आप खुद को खुश करने के लिए जितनी मर्जी कोई भी कहानी दर्द दे तो वो खुश हो जाए, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं है। देखें, आप मैसेज पास ऑन करते हैं, आप मैसेज पास ऑन करते हैं कि व्हाट डज इट मैटर। अगर आप छोड़ते हैं तो क्लियर मैसेज होता है रिगार्डिंग कश्मीर। आप चले गए, आपने एक इशारा दे दिया कि अगर कश्मीर इशू नहीं भी होता तो वी आर कमिंग सो वी कैन सिट एंड टॉक। तो आपने एक मैसेज दे दिया है जो कि मेरे जहां तक मेरी सोच है माइट भी ये हो सकता है। नहीं, अच्छी बात है सर, ये दोनों बातें आनी चाहिए। ना जाने के क्या पॉइंट्स है सर, यानी आप 3 मेजर पॉइंट्स बता दीजिए कि ना जाने की क्या मामला थे कि क्यों नहीं जाना चाहिए था। सर आपका मैसेज जो ना वो आपका सीरियसनेस शो करता है। अगर आप मैसेज पास ऑन कर देते कि जब तक 378 वापस नहीं आता हम इंडिया से के साथ किसी भी टेबल पे नहीं बैठ सकते, तो दुनिया भी आपको सुनती और इंडिया भी आपको सीरियस लेता। ना दुनिया आपको सीरियस लेगी ना इंडिया आपको सीरियस। लेकिन आप ये समझ लें ना सर, ये क्योंकि आपके 2 पॉइंट अभी रहते हैं, आप वो मुकम्मल कर लें, फिर इसके बाद मैं ये पूछूंगा कि शंघाई कॉरपोरेशन है सर, ये शंघाई SCO ने मीटिंग कॉल अप की है, ये तो सिर्फ होस्टिंग की जगह थी, ये कोई भारत के साथ मजाकरात की तो जगह ही नहीं थी। सर जी, यही तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखिए सर, क्रिकेट भी एक मैच ही ना, खेल है। होस्टिंग पाकिस्तान कर रहा है, वो पाकिस्तान का पर्सनल मैच, एशिया कप तो पाकिस्तान, तो इससे तो पूरी दुनिया में इमेज जाएगा कि भारत हिंदुत्वता की इतनी ज्यादा उस इमेज के ऊपर चला गया कि वो क्रिकेट मैच को भी जो है वो इस वक्त बड़ा सीरियस ले रहा है। किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। जब फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से पूछा गया कि आप रशिया के पास तेल लेने क्यों जाए, आपने उसका आंसर सुना? उसने कहा मुझे लोगों की परवाह नहीं, मुझे अपने लोगों की परवाह है, मुझे जहां से सस्ता तेल मिलेगा मैं खरीदूंगा। ये मैसेज होते हैं और लोग उसकी परवाह करते हैं। अच्छा, क्योंकि सर आप अफगान अमूर के अंदर देख रहे हैं, मुझे ये बताएं कि चाइना का और जो चाइना के जो फुटप्रिंट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको आप कैसे देखते हैं? सर, किसी की भी फुटप्रिंट सिस्टम नहीं है। ये जो डायलॉग टेबल अभी पाकिस्तान में सजा है, ये उसी फुटप्रिंट्स के लिए है। तालिबान मच क्लेवर, मतलब आपकी जो पुराने तालिबान को ना सोचे कि वो वही पुराने तालिबान है, वो बहुत बदल गए हैं और बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। माहिर अफगान अमूर मीर वाइस के साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।